नमस्कार मित्रों, आज हम CSV फाइल के बारे में जानेंगे। CSV फाइल कॉमन तौर पे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए यूज की जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि टेबुलर फॉर्मेट में हम सेंड करने के लिए यूज करते हैं। कंज्यूमर्स, बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में CSV फाइल का यूज किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि CSV फाइल एक्चुअली में था क्या है। एक CSV फाइल एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल है जिसमें कि हम टेबुलर डेटा मतलब टेबल वाला डेटा जिसमें रो और कॉलम में डेटा स्टोर हो, टेबुलर डेटा को हम लोग सेव करते हैं। अब सेव करने का मैनर इसमें ये है कि हर एक डेटा एक दूसरे से सेपरेट होता है और सेपरेट होने के लिए हम कोई डिलिमिटर का यूज करते हैं, जैसे कॉमा का यूज कर लिया, टैब का यूज कर लिया या फिर हम सेमीकोलन का यूज कर लिया। बहुत सारे एप्लीकेशंस ये अलाउ करते हैं कि CSV फाइल की पहली लाइन शो करते हैं जिससे पता लग जाए कि हर एक डेटा के बीच कॉमा है, सेमीकोलन है, टैब है या कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया है। तो एक CSV फाइल का एग्जांपल मैं यहाँ नोटपैड से दे रहा हूँ। इसमें 3 लाइन लिखी गई है। पहली लाइन में नेम, रोल, मार्क्स ये तीनों कॉमा से सेपरेट किए गए हैं। दूसरी लाइन आ जाए 132, इसमें भी 3 डेटा दिए गए हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर इस फाइल में ध्यान रखने वाली बात ये 4 हैं। पहला, ईच लाइन विल हैव द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स। अगर हमारे फाइल में 3 कॉलम हैं तो हर एक लाइन में 3-3 वैल्यू होनी चाहिए, 3-3 फील्ड होने चाहिए। जैसा कि इस फाइल में हम देख रहे हैं, हमारे पास 3 कॉलम, नेम, रोल, मार्क्स, तो हर एक लाइन में 3-3 वैल्यू हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए, तभी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दूसरी बात, फील्ड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिलिमिटर सच एज कॉमा, सेमीकोलन और टैब। यहाँ पर हमने हर एक फील्ड को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया है। उनके बीच में कॉमा की जगह आप सेपरेट सेमीकोलन ले सकते हैं। अगर सेमीकोलन लेते हैं तो हर जगह पर आपको सेमीकोलन रखना होगा, या फिर आप इनके बीच में टैब का डिफरेंस ले लेते हैं इस तरीके से। तो अब हर एक फील्ड के बीच में टैब का डिफरेंस है। अब लेकिन ये जो CSV है ये कभी कभी कैरेक्टर सेपरेटेड वैल्यू फाइल भी कही जाती है, क्योंकि ये खाली कॉमा सेपरेशन नहीं है, ये कोई और कैरेक्टर से भी सेपरेट हो सकती है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इस अनटाइटल्ड फाइल में जितने भी फील्ड्स हैं वो टैब से सेपरेटेड है। तो वापस मैं इसको कॉमा सेपरेट कर सकता हूँ या ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। तो कॉमा सेपरेट जो हमारी रियल मीनिंग है इस फाइल के लिए, कॉमा सेपरेशन किया हमने हर एक फील्ड या वैल्यू को। और फिर नेक्स्ट लाइन है जो कि ध्यान रखने वाली है कि फर्स्ट लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज हेडर ऑफ कॉलम्स। तो आप ध्यान रखिए कि जो CSV फाइल है इसमें पहली लाइन में जितनी भी फील्ड लिखे गए हैं ये कॉलम के हेडर के तौर पर काम करते हैं। अगर आपने पहली लाइन में कॉलम का हेडर नहीं स्पेसिफाई किया है तो यहाँ पर कॉलम नेम हो जाएगा अजय, दूसरे कॉलम का नेम 1 और तीसरे कॉलम का नेम 32 होगा, जो ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमेशा CSV फाइल में पहली लाइन कॉलम नेम के लिए होनी चाहिए और जितने कॉलम नेम होंगे सारे कॉमा से सेपरेटेड या टैब सेपरेटेड होंगे या फिर सेमीकोलन सेपरेटेड होंगे और हर एक कॉलम नेम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होनी चाहिए हर एक लाइन में। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक लाइन एक रिकॉर्ड को शो करती है। तो जब आप इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में काउंट करेंगे इस CSV फाइल में, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर एक रिकॉर्ड में सीक्वेंस सभी फील्ड का सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका टेबुलर डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं अजय 132 लिया है। अब इसकी जगह आप 32 पहले ले लें तो ये गड़बड़ है, क्योंकि 32 किसी का नेम नहीं हो सकता, रोल नंबर में फिर अजय आ जाएगा और ये गड़बड़ हो जाएगा। तो को ध्यान रखना है कि हर एक कॉलम में के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होनी चाहिए। जितने भी कॉलम नेम होंगे वो पहली लाइन में लिखे जाएंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे। जितने कॉलम नेम होंगे हर एक लाइन में उतने ही डेटा होंगे, उतने ही फील्ड होंगे और
हर एक लाइन एक रो को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अगर जनरली काउंट करेंगे या पूछेंगे कि एक CSV फाइल में कितने रिकॉर्ड हैं, तो ये जितने नंबर ऑफ रो होगा वो काउंट करके दे देगा। जैसे इस CSV फाइल में 3 रिकॉर्ड हैं, जबकि 3 रिकॉर्ड की जगह हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं। पहला जो लाइन है वो कॉलम हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस CSV फाइल में हमने डेटा लिखने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने एक फोल्डर dir1 सेलेक्ट किया है, आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो आपने test1.csv ये ले लिया नाम इसका। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जगह सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट करिए और सेव करिए। अब हम जाके देखते हैं कि क्या हमारी CSV फाइल क्रिएट हुई। तो अभी देख सकते हैं आप कि डायरेक्टरी 1 का जो dir1 का जो फोल्डर है, इसमें एक फाइल है test1.csv। test1.csv को डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। ये आपको सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में शो कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स ये ऐसे कॉलम आ रहा है और फिर सेकंड और थर्ड रो एज डेटा पासवर्ड। अब ये पढ़ने के बाद कि कैसे CSV फाइल को क्रिएट किया जाए और CSV फाइल क्या है, आइए हम देखते हैं कि क्यों CSV फाइल पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, CSV फाइल बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जिनमें रिसर्च वर्क चलता है, वहाँ पर स्टूडेंट सर्वे करते हैं या फिर डिफरेंट कंपनियों के से डेटा को मांगते हैं और उस डेटा को ऐसे डेटा सेट रखकर उस पर रिसर्च कर। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में कौन कौन सी कुजिन्स सर्व हुई एक महीने के अंतराल में। उसके अनुसार वो रेस्टोरेंट को मैं ये इनपुट दे सकता हूँ कि कौन सी कुजिन ज़्यादा पसंद की जाती है और कौन सी कुजिन कम पसंद की जाती है। इससे उस रेस्टोरेंट मालिक को शायद ये अंदाज़ा मिल जाए कि कौन सी कुजिन्स की अवेलेबिलिटी हमेशा ही रखनी है। तो इसके लिए हम एक डेटा सेट, एक्चुअली में मैंने एक रेस्टोरेंट का डेटा सेट डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली मैंने गूगल पर जाके डेटा सेट्स टाइप किया। डेटा सेट टाइप करने के बाद ये जो पहला लिंक है kaggle.com, इसको मैंने ओपन किया। kaggle.com ओपन करने के बाद मुझे इस वेबसाइट पर लिस्टेड बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। तो अभी ये kaggle.com वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा सेट अवेलेबल है। कोविड-19 का डेटा सेट है, कोविड-19 पे चैलेंजेस डेटा सेट है, बहुत सारा डेटा सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें से मैंने एक डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया है। इनका जो बहुत सारा डेटा सेट दिया हुआ है उसमें ये डेटा सेट जोमेटो रेस्टोरेंट हैदराबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है। इस पेज में हमने इस डेटा सेट जोमेटो रेस्टोरेंट डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया। और जोमेटो डेटा सेट, इसमें 2 डेटा सेट हैं, एक रेस्टोरेंट नेम्स मेटा डेटा और एक रेस्टोरेंट रिव्यूज डेटा मेटा डेटा। ये 2 डेटा सेट हैं। इन डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया। आप देख सकते हैं ये दोनों डेटा सेट CSV फॉर्मेट में दिख रहे हैं। पहला रेस्टोरेंट नेम्स मेटा डेटा, फिर रेस्टोरेंट रिव्यूज। इस CSV फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं। मैंने रेस्टोरेंट नेम्स मेटा डेटा .csv को डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करके मैंने सेम उसी फाइल में रखा हुआ है, फोल्डर में dir1 फोल्डर में रखा हुआ है। यहाँ पर इसका एड्रेस है C users PC1 dir1। इसमें मैंने रेस्टोरेंट नेम्स मेटा डेटा रखा हुआ है। इसको अगर आप ओपन करें MS एक्सेल में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 6 कॉलम है और 5वां कॉलम कुजिन्स बता रहा है जो कि ऑर्डर किया गया है। अब इस डेटा सेट से हम बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा कौन से टाइप की कुजिन्स ऑर्डर की गई, इसके लिए हम 5वें कॉलम को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्शन के लिए कौन कौन से रेस्टोरेंट से कॉल आई, इससे हम पता कर सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट के लिए सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ से आई, उनके लिए कुछ ऑफर रखा जा सकता है। और फिर कौन कौन से रेस्टोरेंट से ज़्यादा अमाउंट
के लिए ऑर्डर आया। तो बहुत सारी एनालिसिस की जा सकती है इस डेटा से, और इसकी एक छोटी सी एनालिसिस हम दिखाएंगे कि कौन कौन से टाइप का फूड ज़्यादा ऑर्डर किया। और ये जो एनालिसिस होगी ये केवल कंट्री बेस्ड क्रूजिंस की एनालिसिस होगी कि कौन से कंट्री का फूड ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे, और पाइथन में हम लोग डेटा फ्रेम्स में इस CSV फाइल का डेटा रीड करेंगे। तो CSV फाइल से डेटा रीड करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोगों को रीड CSV फंक्शन जो कि पांडाज में अवेलेबल है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फाइल से डेटा रीड किया। फाइल का मैंने एड्रेस दे दिया है, ये मैंने रिलेटिव पाथ प्रोवाइड किया है क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी मैं आपको शो कर देता हूँ, और pwd या os.get cwd टाइप करेंगे तो आपको करंट पाथ मिल जाएगा। तो करंट पाथ यहाँ पर c:users/pc1 है, और pc1 फोल्डर के अंदर dir1 फोल्डर है, उसमें मेरी ये फाइल रेस्टोरेंट नेम्स metadata.csv फाइल अवेलेबल है। अब इस फाइल को हमने डेटा फ्रेम में रीड किया। डेटा फ्रेम में रीड करने के बाद मैं डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि टोटल 105 एंट्री हैं और इसमें 6 कॉलम है, उनका नल है या नहीं है ये भी बताया जा रहा है। इसके बाद मैंने 5वें नंबर के कॉलम जो कि क्रूजिंस है उसको रीड करके उस कॉलम को ऐसे डेटा लिस्ट बना लिया है। तो डेटा यहाँ पर हमारा एक लिस्ट हो गया जिसमें कॉलम क्रूजिंस का सारा एंट्री आ गया है। कॉलम क्रूजिंस में टोटल 105 रो हैं, और हर एक रो में दिया गया है कि कौन कौन सा आइटम उस ऑर्डर में परचेज किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले ऑर्डर में चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, कबाब, यूरोपियन, साउथ इंडियन, ये सारे साउथ इंडियन पूरा नहीं लिखा है। दूसरे ऑर्डर में बिरयानी, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज। तीसरे ऑर्डर में एशियन, मेडिटेरेनियन, नॉर्थ इंडियन, डेजर्ट्स। इस तरीके से हर एक ऑर्डर में डिफरेंट फूड्स ऑर्डर किए गए हैं, और मैं अब इसमें से चेक करूँगा कि कौन से फूड कितने % ऑफ टाइम ऑर्डर किए गए हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चाइनीज़ ऑर्डर करना है तो इसके लिए मैं एक काउंट लूँगा, काउंट वेरिएबल, काउंट चाइनीज़ इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने एक लिस्ट ले लिया था डेटा जिसमें मैंने 5th कॉलम की सारी वैल्यूज को सेव किया था, तो आई इन डेटा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम काउंट करेंगे कि चाइनीज आइटम कितनी बार परचेज किया गया है, और फाइनली फॉर लूप से बाहर आकर मैं चाइनीज डिश कितनी % ऑफ टाइम प्रिंट किया ऑर्डर किया गया है ये प्रिंट कर लूँगा। तो इससे पहले हम लोगों को उस फाइल को रीड करना होगा। फाइल को रीड करने के बाद अच्छा यहाँ पर एक एरर है। एरर ये है कि मैंने अभी पांडास को इंपोर्ट नहीं किया है अपने इस जुपिटर सेशन में। इंपोर्ट पांडास एसपीडी इंपोर्ट करने के बाद tf1 इक्वल टू pd.read.csv रन कर लेंगे, और इसको रन करने से रेस्टोरेंट नेम्स एंड metadata.csv फाइल से सारा डेटा रीड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्रूजिंस वाला जो कॉलम है उसका डेटा रीड करके एक लिस्ट में सेव कर लिया। तो यार मैं यहाँ पर ले सकता हूँ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एनीथिंग लाइक दिस। इसको रन किया और इसके बाद लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को मैंने लिस्ट करके रन किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल % ऑफ टाइम्स व्हेन चाइनीज वाज ऑर्डर्ड इज 40%। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा कॉपी और पेस्ट करते हुए आगे बढ़ा लेंगे। जैसे चाइनीज वाला कॉपी किया और फिर हमने चाइनीज की जगह थाई मेंशन कर दिया। काउंट चाइनीज को भी कॉपी करके इसको थाई कर दें आप, और काउंट थाई को लास्ट वाले लाइन को भी कॉपी करें और पेस्ट कर दें। चाइनीज को रिप्लेस कर दें थाई से।
और इस तरीके से आप थाई फूड का भी परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमने चाइनीज़ और थाई फूड आइटम का पता कर लिया है कि वो कितने कितने टाइम ऑर्डर किए गए हैं। ये प्रोग्राम मैंने पहले से रन किया हुआ है, वहीं से मैं कॉपी कर रहा था। तो अभी हम जितने भी कंट्री बेस्ड फूड्स हैं, जैसे मेडिटेरेनियन, यूरोपियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, थाई, मलेशियन, इन सभी का परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने कितने टाइम ये सारे फूड्स ऑर्डर हुए हैं। सेम वही प्रोसीजर, और इनका परसेंटेज निकालने पर हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। इस रिजल्ट को हम आगे पाई चार्ट से भी शो कर सकते हैं, जो कि हमें एक एनालिसिस का बेहतर व्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए मैंने पाई चार्ट बनाने के लिए पाई चार्ट का पाई फंक्शन कॉल कर लिया है, और इस फंक्शन ने मुझे एक पाई चार्ट दे दिया है जितने भी कंट्रीज हैं उनके फूड्स को रेशियो डिफाइन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन 50% से ज़्यादा टाइम ऑर्डर किया गया है, साउथ इंडियन और मलेशियन बहुत कम टाइम किया गया है ऑर्डर। तो इससे किसी को भी बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि कौन से आइटम सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए गए हैं। इसके बेस पर वो रेस्टोरेंट मालिक डिसाइड कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ इंडियन और चाइनीज़ फूड हर एक टाइम सुबह से लेकर शाम तक, दैट मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, सफर, सब के लिए नॉर्थ इंडियन और चाइनीज़ की अवेलेबिलिटी तो रखे ही रखे, और बाकी की भी थोड़ा बहुत अवेलेबिलिटी रखे, जैसे मलेशियन और साउथ इंडियन की भी रख सकता है वो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये समझा कि CSV फाइल क्या है, CSV फाइल का यूज़ क्या है, CSV फाइल को रीड कर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।